यूएस में मैंने सुना है कि फीस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, महंगा है वहाँ पे, बहुत लोन लेना पड़ता है। एवरेज इंडियन $50,000 अराउंड 30 to 40 लाख रुपीस खर्चता है यूएस में। फिर अगर कोई जाना चाहता है डायरेक्टली जॉब के लिए तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या सबको ही मतलब ये 2 करोड़ 3 करोड़ जो ऐसे सुनते हैं वो सब मिल जाते हैं? तो जो आपने नंबर्स बताए वो बहुत एक्सट्रीम 1% ऑफ इंडियंस इन अमेरिका कमा पाते हैं। कभी भी इनका फायर कल्चर है, कभी भी कर सकते हैं, पर इनकी मर्जी है, ये आपको कितना भी आपको दे सकते हैं। यूएस में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपको 15 दिन छुट्टी देनी है, आपको इतना फंड देना है, कोई लॉ नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पर्सनली इस वीडियो के लिए। और ये वीडियो आप लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था कि यूएसए वर्सेस जर्मनी, जो टॉप 2 आई थिंक प्रायोरिटीज़ रहती हैं स्टूडेंट्स की या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स की, कि कहाँ जाएँ और कौन से कंट्रीज़ के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मैंने सोचा जर्मनी का मैं बता दूँगी, लेकिन यूएस का हम लोग जानते हैं, मतलब द मैन हिमसेल्फ सिंह इन यूएसए, हरनूर सिंह। तो हरनूर, थैंक यू सो मच फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए और हमारी दोनों की जो ऑडियंस है उनके साथ में शेयर करने के लिए कि कौन सा कंट्री बेटर है और क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं सोच रही थी हम पॉइंट्स दे देंगे, जैसे जो डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे उन पे, कि जर्मनी को कितने पॉइंट मिले और यूएसए को कितने मिले। सो बाय चांस अगर आप लोग नहीं जानते हो सिंग इन यूएसए को, तो हरनूर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे सबसे पहले? Sure. So, hi everyone, I'm हरनूर। मैंने 7 years ago I decided कि मुझे अंडर ग्रेजुएट करनी चाहिए यूएस में। सो आई डिड कंप्यूटर साइंस 3+1 year प्रोग्राम में, अंडर ग्रेड भी हो गई, मास्टर्स भी हो गई, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द यूएस। और अभी तकरीबन 3 years हो गए हैं दैट आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द यूएस। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, तो इट्स अ अब प्लेजर टू बी हियर। एंड बहुत देर से पेंडिंग था एंड फाइनली वर्कड आउट ऑन इन आवर स्केड्यूल। थैंक यू सो मच हरनूर। सो जैसे आप भी एज ए स्टूडेंट गए थे यूएस, तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। जैसे क्या जर्नी रहती है स्टूडेंट्स की, मान लो कोई इंडिया में है और वो यूएस जाके पढ़ाई करना चाहता है। सो सबसे पहले कुछ चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं कि एक तो एग्ज़ाम्स कौन से देने पड़ते हैं अब्रॉड जाने के लिए और स्पेसिफिकली यूएस जाने के लिए, और फिर मतलब जैसे एक्सपेंसेस क्या रहते हैं, कितने फंड्स चाहिए होते हैं? श्योर। सो यूएस का ना एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता एप्लीकेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक योर होल एप्लीकेशन। सो काफ़ी लोग ना यूनिवर्सिटीज़ डिस्क्राइब करते हैं यूएस एप्लीकेशन लाइक ए डेटिंग ऐप, कि अगर आपकी पूरी प्रोफाइल टॉप से बॉटम तक अगर उन्हें पसंद आती है, इंक्लूडिंग योर स्कोर्स, योर एकेडमिक्स, योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, योर अवार्ड्स, जितना भी आपने पूरा सबमिट किया फॉर योर एप्लीकेशन, स्कोर से लेकर, एस्से से लेकर, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन से लेकर, एवरीथिंग फुल ऑन, इफ़ दे फील दैट कि यार ये स्टूडेंट वैल्यूबल हो सकता है फॉर द यूनिवर्सिटी, तो वो स्वाइप राइट करते हैं। अगर लगता है ओवरऑल दम नहीं है तो दे स्वाइप लेफ्ट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अगर आपकी स्कोर्स परफेक्ट है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सो इट वाज रिपोर्टेड दैट हार्वर्ड, प्रिंसटन, they reject 1 out of 5 perfect scores in SAT, GRE या फिर TOEFL, जिनके टोटल 100% स्कोर्स भी आ जाते हैं ना, उनको भी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो एक चीज़ ऐसी नहीं है जो बता सके। तो इस कारण यूएस का एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज आप एक्सेप्ट हो गए तो कल आप एक्सेप्ट हो गए, नहीं हो गए हो तो सेम, अगर मैं अपने सेम स्कूल में अगर दोबारा अप्लाई करूँ, क्या पता मैं भी रिजेक्ट हो सकता हूँ। सो देयर इज नो गारंटी। अच्छा, लेकिन जैसे अगर बेसिक, अगर किसी को मान लो अगर फंड्स कितने चाहिए, अगर जैसे जो एप्लीकेशन फ़ीस होती हैं वो करने में, और फिर जो भी अगर स्टेप्स रहते हैं वीज़ा वगैरह के, मैं यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो एप्लीकेशंस वगैरह की और वो फ़ीस है, वो उसकी क्या कॉस्ट रहती है? श्योर, गुड क्वेश्चन। अप्लाई करने के टाइम कितना खर्चा आता है, दैट इज क्लोज टू, अगर आप 9 to 10 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करते हो तो इमेजिन करो, अगर आप $75 to $80 पर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, 75 times 10 अराउंड $750 हो जाएगा। प्लस आपको स्कोर्स भी सेंड करनी पड़ती हैं। तो स्कोर सेंड करने की फीस भी ऑलमोस्ट होती है अराउंड $40 to $100। और उसके बाद आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं लाइक टोफल एग्जाम या SAT एग्जाम, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हो GRE एग्जाम। तो ये टोटल खर्चा कुल मिला के 1 लाख रुपए तो आ ही जाता है। और आपने जैसा बताया जर्मनी में भी इतना ही होता है, हाँ, राइट? जर्मनी में भी सेम ही है। जैसे यूजुअली यूनी असिस्ट यहाँ पे एक पोर्टल है, उसके थ्रू स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वन टाइम फ़ी होती है 75 यूरो के अराउंड, एंड देन फिर पर यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो अगर 10 में कर रहे हो तो एडिशनल 30 यूरोज लगते जाते हैं। और फिर वही अगर पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो कुछ एडिशनल पोस्ट के कॉस्ट हो गई। और फिर जैसे IELTS अगर दे रहे हो, IELTS या TOEFL डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, फिर जैसे यहाँ पे कुछ APS सर्टिफिकेट वगैरह, टेस्ट AS वगैरह होते हैं,
तो अगेन अगर जर्मनी का भी देखे जाए तो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो रहती है. सो यहाँ पे आई थिंक जर्मनी और यूएस को इक्वल पॉइंट्स मैं दे दूँगी 1-1. फिर मेन आ जाता है कि जब आ गए स्टूडेंट्स कंट्री में, एडमिशन हो गया उनका, फिर जैसे मान लो वो यूएस चले गए, तो यूएस में मैंने सुना है कि फ़ीस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, महंगा है वहाँ पे, बहुत लोन लेना पड़ता है. तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, तो मैं भी जानना चाहूँगी आपसे कि कितनी वहाँ पे जैसे एवरेज यूनिवर्सिटी फ़ी रहती है और मंथली जैसे एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट्स के. क्या मान लो जैसे अगर 2 साल की या 3 साल की पढ़ाई वो वहाँ से कर रहे हैं तो कितना, मतलब वो हाउ मच डू दे एंड अप पेइंग. श्योर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. पर पहले थोड़ा सा मैं रियलिटी बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको फीस देनी ही पड़ती है. मैं बताता हूँ, मेरे आसपास जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे रूममेट्स अपू अर्पित, वो सब स्कॉलरशिप पे पढ़े थे, तो उन्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ा था. दे डिड फुली फंडेड मास्टर्स. मैं कितने स्टूडेंट्स चाहता हूँ जो अंडरग्रेड भी फुली फंडेड देते हैं. तो काफ़ी लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी वो अच्छी तरीके से अगर रीच आउट करते हैं, यूएस एक ऐसी कंट्री है, इफ़ यू आस्क फॉर द अपॉर्चुनिटी यू गेट इट. तो जो लोग पूछते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स जाके करते हैं, उनको $1 तक नहीं देना पड़ता टू स्टडी इन द यूएस एप्लीकेशन के बाद, जब हमने फर्स्ट स्टेप कवर किया. नाउ टॉकिंग अबाउट द फीस, अगर मैं एवरेज आपको बताऊंगा कि एवरेज इंडियन $50,000 अराउंड 30 to 40 लाख रुपीज़ खर्चता ही है यूएस में. हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, पर एवरेज एक इंडियन स्टूडेंट 30, 40, 50 लाख रुपीज़ मास्टर्स के लिए खर्चता ही खर्चता है. अब बात करें स्टूडेंट फीस की, तो डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी टू गो. अगर आप जाते हो प्राइवेट स्कूल लाइक NYU और या फिर आप बॉस्टन यूनिवर्सिटी जाते हो, वहाँ पे 1 ईयर फीस $80,000 तक है. कोलंबिया जाते हो $80,000 तक पर ईयर फीस है. अगर आपने 2 साल की मास्टर्स की $160,000, 1 करोड़ गया. बट अगर आप जाते हो लाइक डिसेंटली एक्सपेंसिव लाइक रटगर्स जो न्यू जर्सी वगैरह में है, या किसी भी जॉर्जिया टेक और एरिजोना स्टेट एवरेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, विच इज़ नॉट लाइक टॉप 1% ऑफ द यूनिवर्सिटीज, तो नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, वहाँ पे एवरेज $40,000 पर ईयर होती है, $40,000 to $45,000. 2 साल के मास्टर्स के $80,000, आप समझ लो आराम से 70 लाख रुपीज़ चला गया. पर कुछ लोगों को कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो एवरेज नंबर 50 लाख के आसपास आ जाता है. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे जर्मनी का जो स्टैंड आउट पॉइंट है वो यही है कि जर्मनी में ये कॉस्ट जो आप बोल रहे हो, जो आप लैक्स में नंबर बोल रहे हो, वो एक्चुअली सिर्फ थाउजेंड्स में होता है. जैसे ट्यूशन फ़ी जो है वो जर्मनी में ऑलमोस्ट जैसे हर यूनिवर्सिटी में नहीं है, कम्प्लीटली फ्री होती है. फिर सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो कि €150 to €100 होता है सिर्फ पर सेमेस्टर. तो अगर सिर्फ सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देखो स्टूडेंट्स का, तो वो जैसे 50,000 60,000 बस इतने में उनकी जो 2 साल की मास्टर्स है वो हो जाती है, बैचलर्स अगर हो जाती है. तो जैसे यहाँ पे फिर ये वाली कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है. और इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे हो कि यूएस में अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाओ तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक भी लग जाते हैं. बट जर्मनी में अगेन अगर टॉप यूनिवर्सिटी में भी जाते हो तो भी आप यही 50-60 हज़ार रुपये का जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देख के आप पढ़ सकते हो. और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, मान लो अगर पब्लिक का किसी में नहीं हो पा रहा है, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में उनमें भी ना फीस ऐसे नहीं है कि अगेन 50-50 लाख रुपए ले ले, 10-15 लाख तक में 2 से 3 साल की पढ़ाई वो कर लेते हैं. तो इस चीज़ में एटलीस्ट आई थिंक जर्मनी विंस ओवर यूएसए. और जैसे कि आपने स्कॉलरशिप की बात करी, तो जर्मनी स्कॉलरशिप भी देता है अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए. मान लो फ्री एजुकेशन तो दे ही दी, फिर जैसे बहुत सारी डार्ट की स्कॉलरशिप्स हैं और भी बहुत सारी, आई थिंक 10 एक स्कॉलरशिप्स हैं जर्मनी में जो आराम से मिल जाती है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे उनको 800 से 1000 यूरो मिल जाते हैं महीने के. तो उनके लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं. बट उसी से आती है नेक्स्ट चीज़ की आई थिंक यूएसए में आपके भी हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे आप टेस्ट आउट करते हो डिफरेंट ऑड जॉब्स. तो एज अ स्टूडेंट जैसे कितने वर्किंग आवर्स अलाउड हैं आपको वहाँ काम करना पार्ट टाइम, और फिर क्या एवरेज इनकम रहती है वहाँ पे स्टूडेंट्स की? श्योर, पार्ट टाइम यहाँ पे सैलरीज काफ़ी कम है. मतलब अगर आप न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया को छोड़ दो, अराउंड $8-9 मिनिमम वेज मिलती है. अगर आप यूनिवर्सिटी में काम करते हो $15 मिलती है. और इससे आप मुश्किल से हाउसिंग एक्सपेंसेस ही कवर कर पाते हो. तो ऐसा नहीं होता कि आप मतलब एक बार आ गए तो आप ट्यूशन फी भी इजीली पे कर लोगे, अनलेस अगर आपको बहुत सॉलिड इंटर्नशिप मिलती हैं. यूएस की खासियत ये है कि टेक जॉब्स में सैलरीज इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि सम पीपल इवन देयर इंटर्नशिप्स में $50,000 तक कमा लेते हैं जस्ट 3 months ऑफ इंटर्नशिप्स. अगर वो मेटा, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज क्रैक कर लेते हैं, तो उस केस में दे आर एबल टू पे देयर ट्यूशन फी एज वेल. सो डिपेंड्स ऑन यूएस पे यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. जितना आप हार्ड वर्क करते हो, जितना आप स्मार्ट वर्क करते हो, नॉट जस्ट हार्ड वर्क,
उतनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उतना आप अपने आप को कवर कर पाते हो। बट आपने जैसे बताया कि आप हाउसिंग को भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है जर्मनी में, तो कितने परसेंटेज को मिलते हैं? क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि यार कुछ लोगों को हाउसिंग ही नहीं मिल रही जर्मनी में, ऐसा ट्रू है? हाँ, जर्मनी में ये बहुत ही ट्रू है कि यहाँ पे जॉब मिलना ज़्यादा आसान है बट घर मिलना ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो स्कॉलरशिप्स मैं बता रही हूँ वो भी ऐसा नहीं है कि हज़ार लोगों को मिल रही है। यूजुअली जैसे जो डार्ट की स्कॉलरशिप है वो 40 स्टूडेंट्स को मिलती है। फिर और भी कुछ स्टूडेंट जैसे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऐसे नहीं है कि हर स्टूडेंट को मिल जाती है। ऑफ कोर्स बिकॉज ये है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप पे बहुत एक ह्यूज अमाउंट का एजुकेशन कॉस्ट कवर करनी है उसके लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं अगेन, जैसे आपने बोला कि पार्ट टाइम जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जर्मनी में बहुत अच्छी हैं। अगेन ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं जितने भी स्टूडेंट्स को जानती हूँ सब यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और यहाँ पे ना मिनिमम वेजेस भी जैसे वो हैं रेगुलेटेड हैं। सो यहाँ पे जैसे 12 यूरो के अराउंड है पर आवर। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करी है पर्सनली, सब लोग आराम से 900 से लेके जैसे 1200 यूरोज़ तक अर्न कर लेते हैं। चाहो तो वो और जॉब करके करो, या फिर अगर जैसे वर्किंग स्टूडेंट अगर वो कंपनी में करते हैं, और फिर इंटर्नशिप्स में कई लोग ज़्यादा भी कर लेते हैं। जैसे अगेन 2500 यूरोज़ तक भी मैंने सुना था, अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स को मैं मिली थी। और बाकी 1500 यूरोज़ तो कर ही लेते हैं। और फिर लिविंग एक्सपेंसेस कम है। तो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स एटलीस्ट मैं मिली हूँ अपने एक्सपीरियंस से, सब लोग कहते हैं कि वो अपना जो लिविंग कॉस्ट है उसको कवर करके पार्ट टाइम जॉब से सेविंग्स कर पाते हैं 100 से 200 यूरो एटलीस्ट, अगर ज़्यादा भी नहीं तो साल के एंड में उन्होंने पैसे बचा रखे हैं। तो मुझे लगता है ये भी अगेन बहुत अच्छी चीज़ है जर्मनी की। और आई थिंक जर्मनी विल विन हियर देन आई थिंक ओवर यूएसए। लेकिन यहाँ पे जैसे ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट जर्मनी। जो एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे लोगों को लगता है और जो स्टूडेंट्स आने से डरते हैं वो है लैंग्वेज का। यहाँ पे जैसे बहुत सारे जॉब्स में, पार्ट टाइम जॉब में, स्टडीज़ में आपको जर्मन की रेस्ट्रिक्शन रहती है, डे टू डे लाइफ में रहती है। सो वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। बट आई एम श्योर यूएस में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश है। तो जैसे वो आपको जैसे कैसा लगता है आपका, जैसे एक्सेंट का डिफरेंस है बट दैट्स लाइक नथिंग, है ना। वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग तो 1-2 महीने की क्लास लेते हैं और अमेरिकन एक्सेंट में भी बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। सो हाउ डज दैट फील्स कि मे बी यू फील मोर लाइक होम, है ना। ऐसे नहीं लगता कि कहाँ आ गए, कौन क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे अपना एक्सपीरियंस? सो जो भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते हैं और जो अच्छी सिटीज़ में हैं, उन्हें एक्चुअल में हॉलीवुड मूवीज़ का काफ़ी एक्सपोजर है। आई बिलीव एटलीस्ट मेरे ख्याल से मेरे स्कूल में तो काफ़ी लोग हॉलीवुड मूवीज़ डिस्कस करते थे, एंड आजकल के वर्ल्ड में भी काफ़ी डिस्कस करते हैं। सो दे गेट यूज टू द एक्सेंट इन यूएस। तो ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें सारी ऊपर से जा रही हैं। बट हाँ, यूएस में इतनी सारी सिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा एक्सेंट्स हैं। मुझे सदर्न एक्सेंट में कभी कभी दिक्कतें आती थी, जैसे कि मुझे अभी भी समझ नहीं आता, कोई बंदा कहता है आई कैन या फिर आई कैंट, मतलब देखो ना टी इतना सटल होता है, कैन वर्सेस कैंट, मतलब मुझे सुनता ही नहीं। मतलब कि डिड यू से कैन और कांट, मैं बोलता हूँ हम इंडिया में कांट और कैन बोलते हैं, मैंने कहा ऐसे बोलो कांट की कैन। तो फिर वो इतनी सटल साउंड टी की सुनने में मुझे प्रैक्टिस लगी कि अच्छा हाँ टी एंड में आ रहा है। तो ये हल्की हल्की दिक्कतें हुई पर बहुत रेयर थी, बहुत रेयर। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ोन पे ट्रांसलेटर रखना पड़ रहा है कि अच्छा, तो वो तो नहीं करना पड़ा। जैसे अगर मेक्सिको या फिर लैटिन अमेरिका जाता हूँ तो ऑब्वियसली ट्रांसलेटर रखना पड़ता है। आई बिलीव आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई होगी। और आप शेयर करना आपको कैसी प्रॉब्लम्स हुई? नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप लैंग्वेज नहीं सीख के आओ। और बेसिकली अगर जैसे थोड़ी बेसिक नहीं सीख के आ रहे हो, जैसे मैं शुरू में आई थी तो मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया। जैसे मैं एक बार रिचार्ज करवाने गई तो वहाँ पे यहाँ पे जैसे ना वो है पूरा कूपन वाला ले लो जो हम इंडिया में 10 साल पहले लेते थे ना, स्क्रैच करो और फिर आप अपने मोबाइल में एंटर करते हो, वो सब सिस्टम था 5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो फ़ोन करके लैंग्वेज बोले जा रही है जर्मन में, और मैं वहाँ पे जो शॉप वाले हैं उनसे पूछ रही हूँ कि मुझसे रिचार्ज नहीं हो पा रहा क्योंकि ये क्या बोल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, और उनको मेरी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है। तो वो मतलब उस दिन मेरा रिचार्ज ही नहीं हो पाया। फिर एक बारी मैं ट्रेन में जा रही थी तो वो जैसे नहीं होते स्प्लिट होनी होती है ट्रेन, आगे के कुछ जैसे ना कंपार्टमेंट्स अलग जाने थे और मैं दूसरे कंपार्टमेंट में थी, वो अनाउंसमेंट हुआ मुझे नहीं पता चला और फिर मैं अलग ही कोई डायरेक्शन में चली गई रात को। सो ऐसे डे टू डे यहाँ पे तो बहुत स्ट्रगल होती है, लैंग्वेज नहीं आती। तो और फिर बहुत सारे जॉब्स में भी जैसे पार्ट टाइम जॉब्स अगर आप करना चाहो रेस्टोरेंट वगैरह के फ्रंट एंड पे या फिर डिलीवरी या फिर बहुत सारी इंटर्नशिप्स वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स में भी लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम रहती है। सो ये वाला एक पॉइंट है जो यूएस का बेनिफिट है, डेफिनेटली यूएस विंस देयर। तो अब मैं जैसे बात कर लेते हैं यूएस की जो सैलरीज हैं, द अमेरिकन ड्रीम, मतलब एक सेकंड एक पॉइंट बात करना चाहता था। आपने
तो जैसे आपने लैंग्वेज का पॉइंट बताया, इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी की जर्मन बेटर है, उसे लैंग्वेज के कारण जॉब प्रायोरिटी मिलेगी, यू थिंक? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी रहती हैं, मान लो कि आपका काम इंग्लिश में है ना, और ऐसा नहीं लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में कि यू नीड जर्मन, लेकिन क्या होता है ना, आपके जो कलीग्स हैं वो अगर सारे भी नहीं तो भी 60% 70% जर्मन्स ही होंगे, तो वो पर्सनली भी ना प्रिफर करते हैं कि अगर कोई जर्मन बोलने वाला आएगा तो डे टू डे कम्युनिकेशन में, क्योंकि जर्मन्स की ऑफकोर्स इतनी अच्छी नहीं होती है सबकी इंग्लिश, तो देन दे प्रिफर, अगर किसी को जर्मन आती होगी तो उनको डेफिनेटली एज मिलेगा। बाकी डिपेंड्स कि क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कितना कम्युनिकेशन का वो रहेगा, बट अगर जर्मन आती है तो डेफिनेटली डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलती है, भले ही आपका जॉब प्रोफाइल इंग्लिश में उन्होंने मेंशन कर रखी हो तो भी। सो यहीं से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी यही सेम है, यहाँ पे भी कंसिडर करते हैं। पर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर टेक जॉब्स में स्पेशली इतना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इस कारण इतना इंग्लिश को प्रायोरिटाइज नहीं करते। पर आई कैन फील कि लैंग्वेज डेफिनेटली आनी चाहिए अच्छे से। हाँ, और यहाँ पे भी वैसा है कि जैसे ये टेक वगैरह में इतना नहीं है जर्मन का डोमिनेंस, लेकिन वो क्या है, शुरू में आपने जैसे इनिशियल कुछ करियर के जो साल हैं उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट व्हेन यू वांट टू ग्रो इन योर करियर ना, तो डेफिनेटली लैंग्वेज कम्स इन द पिक्चर, और वो फिर आपको मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इतने साल हो गए, अब तो आपको आती ही होगी। और फिर जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं बहुत सारी, तो उनमें अगर आपको आती है ना तो फिर वो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू इन योर करियर इन जर्मनी। तो यहीं से फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जैसे जॉब्स की बात आई गई हैं तो लोगों को वो रहता है कि द अमेरिकन ड्रीम, क्योंकि सैलरीज की अगर बात आती है तो यूएस में ही है सबसे ज़्यादा सैलरीज, पैसे कमाने हैं तो सब कहते हैं यूएस जाओ। तो जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती है, मान लो किसी ने या तो पढ़ाई कर ली वहाँ पे, या फिर अगर कोई जाना चाहता है डायरेक्टली जॉब के लिए, तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या जैसे सैलरीज रहती हैं? क्या सबको ही मतलब ये 2 करोड़ 3 करोड़ जो ऐसे सुनते हैं 500 के कमा रहे हैं यूएस में, 300 के कमा रहे हैं, वो सब मिल जाते हैं, या फिर जैसे क्या रियलिटी है वहाँ पे सैलरीज की? श्योर। तो जो आपने नंबर्स बताए वो बहुत एक्सट्रीम 1% ऑफ इंडियंस इन अमेरिका कमा पाते हैं, पर एवरेज बताऊं तो इंडियंस आर द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी इन द यूएस। इंडियंस की सैलरीज बाकी सारी कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा है, इट्स अराउंड $120,000 पर ईयर, एंड हायर देन एनी अदर एवरेज अमेरिकन और एवरेज अदर इमिग्रेंट अमेरिकन। सो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज कि इंडियंस वो जॉब चूज कर रहे हैं विच आर ऑलरेडी हाई पेड। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियंस भी टेक जॉब्स की जगह कोई और जॉब्स चूज करे यूएस में, उबर ईट्स, उबर, या फिर नो डिसरिस्पेक्ट टू दोज जॉब्स, पर अगर वो चूज करते हैं, वहां पे ग्रोथ इतनी इनफाइनाइट नहीं है जितनी टेक जॉब्स पे है। सो अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड में कितने स्टार्टअप्स हैं, सबसे ज़्यादा यूएस में। And because of the whole ecosystem ready for startups, because of the whole ecosystem ready for tech jobs in the US, यहाँ पे tech jobs are like more than 10% of America's GDP. तो इस कारण यहाँ पे tech jobs में इतना ज़्यादा flow of funds है by venture capitalists। एक पूरा इकोसिस्टम है। अभी इंडिया में अभी हालांकि अभी इकोसिस्टम आया है कि लोग फंड कर पा रहे हैं स्टार्टअप्स। अर्लियर क्या होता था कि जितने भी स्टार्टअप्स थे वो यूएस से फंड होते थे, इंडिया के स्टार्टअप्स भी। तो बिकॉज ऑफ द फंड्स फ्लो इन द यूएस, क्योंकि वो उनके पास फंड्स है टू फंड फॉर स्टार्टअप्स, तो इस कारण जो एम्प्लॉयज भी जा रहे हैं उन स्टार्टअप्स में, उन कंपनीज में, उनके पास सैलरी अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हो जाती हैं। सो दिस इकोसिस्टम इज़ बेटर, एंड अगर आप राइट वे से विद योर स्मार्ट वर्क यू फाइंड द राइट टैलेंट, तो इस कारण ये सैलरीज पॉसिबल है, एंड दीज आर पॉसिबल इन टेक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे जो सैलरीज है वो डेफिनेटली मच हायर देन एनी अदर country for Indians, especially $120,000 average. And what about in Germany? Okay, that sounds great. क्योंकि जैसे जर्मनी में अगेन जो आपने मेंशन किया ना कि यूएस में जैसे इंडियंस हैं जो वन ऑफ द हाई पेइंग कम्युनिटी में आते हैं, तो वैसा जर्मनी में भी है एक्चुअली। क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे लगता है हम इंडियंस बहुत ही जैसे ना स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करने में बिलीव करते हैं, और प्लस हमारी आई थिंक जो एजुकेशन है वो भी इस तरह से ही है कि हमको वी वांट मोर मोर मोर, वैसा वाला वो कि मेहनत करके और जल्दी जल्दी पैसे कमाने। और ऑफ कोर्स हम आए हैं इन सब कंट्रीज़ में अपने लिए अच्छी लाइफ अर्न करने के लिए। सो अगेन वो केस यहाँ जर्मनी में भी है, बट जर्मनी में जो हाई सैलरी का जो नंबर है ना वो बहुत ही अलग है यूएस से एक्चुअली। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एवरेज सैलरी की, तो वो 45,000 यूरोज, 55,000, मैक्सिमम 60,000। अगर आप जैसे मान लो कोई भी नॉर्मल कंपनी में आप जा रहे हो, फिर जैसे फैंग कंपनीज आती हैं, है ना, उसमें भी अगर आप जाते हो तो फ्रेशर को आई थिंक 70 to 80,000 यूरोज मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 के या फिर वैसे मिल गए। यूरोप में और जर्मनी की मैं बात कर रही हूँ।
स्विट्ज़रलैंड और लग्जमबर्ग में थोड़ी सी हायर हैं सैलरीज, बट अगेन यूएस वाले नंबर्स नहीं हैं। और अगर कुछ जैसे जितना ये अगेन मेरा एक्सपीरियंस है, बट जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, काफ़ी लोगों का देख चुके हैं अब तो, सो अगर जैसे मान लो कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी हो गया 5-7 ईयर्स का, तो भी आपकी सैलरी 120-130 ऐसे ही पहुंच पाती है। फैंग में अगेन 150-160 पहुंच जाएगी। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना कि 120 एवरेज नंबर है, वो जर्मनी में नहीं है। इंडियंस के लिए? हाँ, इंडियंस के लिए। ये इंडियंस के लिए एवरेज है? हाँ, आप इंडियंस की एवरेज बता रहे हो कि ऑल ओवर जर्मनी की बता रही हूँ। जितने भी जैसे हमारे जो जान पहचान से मैंने सुना है ना, वो मैं इंडियंस का बता रही हूँ। मे भी जर्मन्स का मुझे नहीं पता, और कम होती होगी, ज़्यादा होती होगी, बट जर्मनी में ना थोड़ा सा ऐसा है नहीं कि इंडियंस ज़्यादा पेड हैं या वैसे। लाइक वो डिपेंडिंग अगेन ऑन द जॉब कि वो कौन से सेक्टर्स में। तो इंडियंस अगेन मोस्टली आईटी और इन्हीं सब में घुसे हुए हैं, तो इसलिए वो अगर एवरेज निकालो तो अगेन वो ऊपर आ जाते हैं। बट वैसा जो ये 200 के अगर मैं बोलूँ, 180 के अगर मैं बोलूँ, तो वो जर्मनी में बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं यहाँ पे आपको बाजीगर होना पड़ेगा, तो मतलब ये नंबर है। तो अगेन जैसे सैलरीज की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स यूएसए विंस, बट देन विद सैलरी कम्स टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो यूएस में जैसे टैक्सेशन क्या रहता है, बिकॉज मैंने जैसे जितना सुना है वहाँ पे सब कुछ कवर्ड नहीं होता। और अगर जैसे मान लो अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो काफ़ी सारा आपकी जेब खाली हो सकती है। सो कैन यू एक्सप्लेन वहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ऊपर ऊपर से आप बता सकते हो कि कैसे टैक्सेस वर्क करते हैं? That's a very good question. Taxes यूएस में आर हाई बट नॉट द हाइस्ट। मुझे पता है कि काफ़ी लोग कंप्लेन करेंगे कि हाँ यार टैक्सेस भी पड़ते हैं $120,000 की सैलरी में, बट ये फैक्ट भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि टैक्सेस आर नॉट द हाइस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जर्मनी, कनाडा, इंडिया, हालांकि इंडिया की टैक्सेस यूएस से ज़्यादा है। यूएस में इतने सारे टैक्स इंसेंटिव्स हैं इफ़ यू क्रिएट अ कंपनी। इनफैक्ट अगर आपको पता नहीं होगा, काफ़ी इंडियन स्टार्टअप्स यूएस, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में अपना स्टार्टअप एक्सपैंड करते हैं बिकॉज ऑफ द टैक्स इंसेंटिव्स दे गेट। और इस कारण जो अगर इफ आई हैव टू गिव यू द टैक्स एवरेज, अगर आप 100 की कमाते हो जस्ट एज एन एवरेज, तो यू विल हैव अराउंड $70,000 के आसपास in Atlanta or in Texas जैसी सिटी में 72-73. If you're in California, then you will have around 65 to 70,000. If you're in New York City, you will have around $60,000 in hand. So depending on which city, क्योंकि New York City का city tax भी है. So but California का भी city tax है, but unless you're in like peak San Francisco, वहाँ का city tax ज़्यादा होता है. So around $65,000 to $75,000 आपके हाथ में आ जाते हैं if you make 100K, which is certainly really really good. That's what I think. और ये taxes varied है, पर टैक्स में चला गया। बट उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? लाइक इज इट जस्ट प्योर टैक्स और सम अदर बेनिफिट्स आल्सो? गुड क्वेश्चन। सो इसमें आपका रिटायरमेंट भी इंक्लूड होता है। इसमें एक यूएस में फाइका टैक्सेस होते हैं जिसमें आपका रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव होता रहता है विच यू कैन यूज़ फॉर रिटायरमेंट। एंड देयर इज आल्सो सोशल सिक्योरिटी एड और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। थोड़ा सा इसमें बेनिफिट्स होते हैं अराउंड 3.5%। आई कुड बी रॉन्ग, बट थोड़ा सा इसमें होता है। पर मेजॉरिटी रिटायरमेंट फंड्स आपको खुद डालने पड़ते हैं। कुछ केसेस में ही वो आपको मिलते हैं। तो आपको कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कुछ स्टेट्स में कि आपको रिटायरमेंट पे आपको कुछ पैसे मिलते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूएस सिटीजन्स और यूएस में जो भी लोग रह रहे हैं खुद अपने रिटायरमेंट फंड्स अपनी सैलरी से निकाल के खुद मैनुअली 35% ये सिर्फ टैक्सेस ही मेजॉरिटी, बाकी आपको खुद पैसे निकाल के अपने रिटायरमेंट फंड्स में डालने पड़ते हैं। उसका अलग स्टॉक पोर्टफोलियो होता है, वो अपने आप ग्रो करता है। सो दैट इज द केस। ओके, हाँ, तो जर्मनी में जैसे एक ये चीज़ चल रही है कि जर्मनी में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे 42% डिडक्शन है ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए। तो मान लो अगर जैसे आप बता रहे हो ना कि 100 के अगर आपकी सैलरी होगी यहाँ पे, सो आप बेसिकली 65,000 62,000 के आराम से आपका इन हैंड रहेगा। बट इसमें सिर्फ ये टैक्सेस नहीं है, अगर आप पूरा परसेंटेज निकालते हो ना तो आपका पेंशन जाती है, जिसका जैसे कुछ पार्ट आप देते हो, कुछ आपका एम्प्लॉयर देता है, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस जाती है, मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस जो है। तो उसमें भी अगेन कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से मतलब आपकी तरफ से रहता है, कुछ आपका एम्प्लॉयर फिर ऑन टॉप डालता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, फिर जैसे ओल्ड होम जो ओल्ड एज केयर इंश्योरेंस है वो रहती है। सो ये सब मिला के और फिर उसमें आपका जैसे 42% डिडक्शन होते हैं। और अगर जैसे बात करो कि ये तो हो गया जैसे 60,000 मान लो या फिर 70,000 100 की सैलरी पे आ गए इन हैंड,
तो जैसे आपने बताया कि यूएस में 65,000 से 75,000 आ जाता है 100 की सैलरी पे, और जैसे जर्मनी में भी यही रहता है 58 से लेके 62, डिपेंडिंग आपकी कौन सी टैक्स क्लास है। तो ये तो हो गया आपका इन हैंड अमाउंट। उसके बाद में जैसे आई एम श्योर ये बहुत वैरी करेगा लाइफस्टाइल पे, और फिर जैसे कौन से सिटी में रह रहे हो, यूएस इतना बड़ा है, इतना जैसे वैरी करता है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। बट स्टिल एवरेज जैसे आपने जितना भी देखा होगा लोगों में, मान लो एक कपल और एक सिंगल, दो के अगर आप बता सकते हो ऑन एन एवरेज क्या एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और फिर हाउ मच दे आर एबल टू सेव। श्योर, क्योंकि मैं तो अभी मैरिड नहीं हूँ तो मैं तो सिंगल का ही ज़्यादा बता पाऊंगा। तो एज अ सिंगल आई कैन से कि जो $70,000 की हमने बात की, आप मोस्ट केसेस में अगर आप एक बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीते हो तो शायद कुछ केसेस में आप फिर भी 50% सेव कर पाओ, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। मेरे केस में क्या है कि अगर मैं आपको एवरेज बताता हूँ, इंडियंस बहुत स्मार्ट है, मुझे इतना पता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कैलिफोर्निया जाके भी ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ का रेंट मेरे मेरे जैसे शहर से भी कम है। देखो, इट डिपेंड्स ऑन कितना आप इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, कितना आप लैविश लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। जो बचाना चाहे वो इस अमाउंट का 90% भी बचा सकता है। यूएस ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि ऑब्वियसली यू हैव टू स्ट्रगल टू फाइंड दोस काइंड ऑफ हाउसिंग। वो टूटे फूटे घर होते हैं जहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब कि मैं कैलिफोर्निया जाके रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी रहा हूँ। कुछ लोग कुछ एरियाज थोड़े से सेफ होते हैं जहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, अगर वहाँ पे चले जाते हैं तो लाइक यू कैन सेव। जिसको लोन पे करना होता है ना, दे कैन सेव मोस्ट आउट। कि मैं ऐसे अपार्टमेंट में रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ, मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में रहा हूँ जहाँ पे आई बी ऑनेस्ट मुंबई से भी कम मैंने रेंट पे किया हुआ है। आई वाज लिविंग इन अ लिविंग रूम, तो $300 $350 मैं पे करता था और काफ़ी पैसा बचता ही था। बस वो तो अपने यू कैन मैनेज। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती है बिकॉज यहाँ पे देर इज स्टिल अ गैप। जैसे हम इंडिया में कहते हैं ना, देर इज अ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, यहाँ पे भी वो गैप है। तो इस कारण वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है अगर किसी को सस्ते में रहना है। तो अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज पे मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे एक एवरेज अमेरिकन कार लेता है, उसका एक्सपेंसेस $500 to $700 पर मंथ होता है। आपका रेंट $1,200 to $2,000 होता है, डिपेंडिंग ऑन विच सिटी। आपके खाने का खर्चा $600 के आसपास होता है। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर एक एवरेज आप अमेरिकन वाला $3,000 पर मंथ लाइफस्टाइल जी रहे हो और आप $5,500 पर मंथ कमा रहे हो, तो 50% तो आप बचा रहे हो एवरेज केस में। आई थिंक दिस इज द सेम केस यहाँ पे भी। जैसे आपने जो बोला ना कि जितना चाहो वो इंडिविजुअल पे है, तो अगेन यहाँ पे जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद में जब वो फुल टाइम जॉब में भी शिफ्ट करते हैं, सो दे लुक फॉर ऑल दी शेयर्ड ऑप्शंस की जैसे फ्लैट शेयरिंग में रहने लगे, और 400 500 300 यूरो तक भी अगेन सिटी पे और एरिया पे डिपेंड करता है, रेंट्स उनको मिल जाते हैं। बट जैसे जो आपने नंबर्स बोले ना कि अगर लैविश लाइफस्टाइल भी जीनी है, तो जो आप डॉलर्स में बोल रहे हो वही सेम यहाँ पे यूरो में भी आ जाता है। यहाँ पे जैसे रेंट्स रेगुलेटेड है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ भी अपनी मर्जी से रेंट रख सकते हैं, बट इन दिनों में जैसे ऑफ कोर्स काफ़ी जैसे इन्फ्लेशन हुआ है तो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। बट स्टिल अगेन अगर मैं यही बताऊं कि जैसे रेंट है तो वही 1000 से लेके और 1200 तक चल जाता है। कुछ अगर छोटे सिटीज़ हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हो तो 800 यूरो तक आ जाता है। एंड देन फिर अगर दो लोगों के ग्रॉसरीज के एक्सपेंसेस अगेन 400 यूरोज, गाड़ी का 300 400 फिर 500 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कार आपने ले रखी है। तो यहाँ पे भी जैसे 2200 से 2500 में आप मतलब एज अ कपल बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। और अगर सिंगल पर्सन की मैं बात करूँ तो सिंगल्स यहाँ पे 1500 तक में बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हाँ, जैसे अगर मान लो छोटा घर लेके अगर अकेला भी कोई रहना चाह रहा है तो जैसे 700 यूरोज तक उनको रेंट मिल जाता है, फिर ग्रॉसरी उनकी 200 ही हो जाती है 400 की जगह। सो दीज आर द एक्सपेंसेस। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे मान लो अगर किसी की सैलरी 50,000 या 55,000 के आसपास है तो उनको 2600 के अराउंड इन हैंड आएगा। एंड देन फिर उनकी सेविंग्स डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफस्टाइल, बट 1200 यूरो से लेके 1500 यूरो उनके एक्सपेंसेस हो गए, तो 1000 से 1200 वो बचा सकते हैं। तो अगेन वही जो आप रेशियो बता रहे हो ना कि 50% वो सेव कर सकते हैं, वही वाली रह जाती है। बट हाँ, अगेन वहाँ पे यूएस में सैलरीज ज़्यादा हैं, और जैसे कि आप बता रहे हो कि वो ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई चाहे तो 90% 80% तक भी बचा सकता है। सो दैट ऑप्शन आई थिंक इज़ लेस इन जर्मनी। सो वहाँ पे अगेन जैसे वो बोलते हैं ना कि सैलरी ज़्यादा है तो वो सेविंग्स इवेंचुअली ज़्यादा हो ही जाती हैं। तो दैट आई थिंक इन दैट थिंग आई थिंक यूएसए विंस। पैसे के मामले में आई थिंक यूएसए विल विन। बट अगर बात करें अदर एक क्वेश्चन इसमें तो मतलब
मैंने सुना है कि जर्मनी में अगर कोई होमलेस नहीं रह सकता, अगर कोई होमलेस है उसको जॉब दे देते हैं, जब तक जॉब ना मिले उसे पर मंथ फंड्स देते हैं। ऐसा ट्रू है? इस कारण हाँ ये जी। गैप नहीं है? हाँ एग्जैक्टली exactly। तो जैसे ये बहुत जैसे वो है सब्जेक्टिव है कि कौन जैसे हाँ यहाँ पे ये चीज़ है। मान लो जैसे अभी आपने देखा होगा कि जर्मनी एक तो बहुत ज़्यादा शेल्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सीरिया से, यूक्रेन से ये लोग जो लोग आ रहे हैं उनको जर्मनी फुल जैसे फंड कर रहे हैं बिकॉज उनके सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पे जैसे वो जाते हैं एंड देन दे आस्क फॉर शेल्टर, तो उनको पूरा घर और उनके मंथली एक्सपेंसेस वगैरह दिए जाते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे मान लो आप, जो मैंने बताया ना, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देते हो, तो उसमें मान लो आपकी जॉब चली गई, तो ये जैसे ना आप मान लो एज ए स्टूडेंट आए और फिर आपको जॉब नहीं मिली ना, तो उनके लिए नहीं है ये। बट आप जैसे आए एज ए स्टूडेंट या फिर आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आए इंडिया से, फिर आपने कुछ साल यहाँ पे काम कर लिया, आपने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे दी, उसके बाद में आप पे ये एप्लीकेबल होता है कि जर्मनी आपको कुछ सर्टेन टाइम के लिए फंड करती है, आपको एक सर्टेन अमाउंट आपकी सैलरी का जो परसेंटेज रहता है वो देती है कि आप अपने लिए दूसरी जॉब देख पाओ। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप खुद जॉब छोड़ के घर पे बैठ गए हो, तो नहीं। मान लो आप फायर हो गए या फिर यू गेट लेड ऑफ, जैसे अभी हुआ था, उन सिनेरियोज में फिर आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है। और साथ साथ में आपको ये भी हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पे जॉब बोर्ड्स हैं, तो दे हेल्प यू फाइंड अ न्यू जॉब। तो वैसे वाला रहता है, बट इट्स नॉट लाइक फॉर एवरीवन कि आप इंडिया से एज ए स्टूडेंट आए और फिर आपको जॉब नहीं मिली तो आप बैठ गए और गवर्नमेंट को बोल रहे हो मुझे सपोर्ट करो। उस केस में वो वैसा नहीं रहता है। तो बट हाँ गवर्नमेंट यहाँ की बहुत वैसे है, मतलब सपोर्टिव है। तो और जैसे यहाँ पे ना चाइल्ड केयर बेनिफिट्स और ऐसे ये सब चीज़ें भी हैं, जैसे एडिशनल मैं बता रही हूँ, यहाँ पे अब तो बंद करने वाला है, जैसे सैलरी का थ्रेशोल्ड कम कर दिया है। बट जैसे यहाँ पे हर बच्चे के ऊपर ना जैसे 220 यूरो, अभी 250 यूरो मिलते थे, कुछ साल पहले 218 भी मिलते थे। तो ये जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती गई वैसे वैसे गवर्नमेंट ने ये बढ़ाए। तो मान लो अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको 600 यूरो तो गवर्नमेंट उन बच्चों को पालने के लिए वैसे दे रही है। सो ऐसे जैसे ध्यान रखती है गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का यहाँ पे। सो वो है। और जैसे दूसरी चीज़ है कि जर्मनी में ना लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको अगर पैसा कमाना है तो आप यूएस चले जाओ, बट अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ पे जर्मनी कम्स इन द पिक्चर। यहाँ पे फायर करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे जो जैसे ना बहुत एम्प्लॉय राइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट यूएस में मैंने सुना है कि आपको 1 हफ्ते का नोटिस दे के भी फायर कर देते हैं। और जैसे जॉब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जैसे अभी जो रिसेशन वाला फेज़ है उसकी मैं बात नहीं कर रही, बट इन जनरल भी मैंने सुना है कि जैसे हायर एंड फायर कल्चर बहुत ज़्यादा है। और जैसे लोगों को हमेशा डर रहता है कि कभी भी फायर कर दिया जाएगा, फिर वीज़ा इश्यूज़ रहते हैं। तो वो कैसा है वहाँ पे? जी ये सच है, मतलब आप जो कह रहे हो ना, एक हफ्ते का टाइम भी नहीं देते। आपको मैं सच बताऊं, कुछ सेकंड्स का भी नहीं देते। जब भी अभी मेटा, गूगल, फेसबुक ने ले ऑफ किया था, तो सुबह उठे, ऑफिस का लैपटॉप खोला, डीएक्टिवेटेड। तो उसमें तो कुछ सेकंड्स का भी टाइम नहीं था, मतलब सुबह 9 बजे आप लैपटॉप खोल रहे हो तो आप लेड ऑफ हो। तो ये ऐसा होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइम होता है आपके लिए, क्योंकि आपको स्टाइपेंड देते हैं, आपको ये फंड्स देते हैं, 2 महीने की सैलरी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना टाइम स्पेंड किया। अगर आपने फॉर एवरी 6 मंथ्स बट ये तो आपको। है लेड ऑफ वाला सिनेरियो। बट मान लो जैसे इन जनरल रिसेशन नहीं चल रही है, बट इन जनरल मान लो इफ समबडी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल और इफ द कंपनी जस्ट वांट्स टू गेट रिड ऑफ सम एम्प्लॉय, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही रहता है। हाँ, उस टाइम पे भी हो सकते हैं, कभी भी। इनका फायर कल्चर है, कभी भी कर सकते हैं, पर इनकी मर्जी है, ये आपको कितना भी आपको दे सकते हैं। यूएस में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपको 15 दिन छुट्टी देनी है, आपको इतना फंड देना है, कोई लॉ नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई कंपनी चाहे तो वो आपको एक भी छुट्टी नहीं दे सकती। जो लोग स्टारबक्स, चिकफिले रेस्टोरेंट्स पे काम करते हैं, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, पर वो जितना भी वहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, कुछ केसेस में उनको एक भी छुट्टी नहीं मिलती। उनको $2-3 एन आवर मिलते हैं, जो कुछ रेस्टोरेंट्स में वेटर्स की तरह काम करते हैं, वो टिप्स पे ही पैसे कमाते हैं। तो इस कारण यहाँ पे टिप्स इतनी ज़्यादा है। तो यूएस का ऐसे फ्लेक्सिबल सा लॉ है। बट आईटी कंपनीज में भी ऐसे ही है। जी जी जी, वो चाहे तो एक भी छुट्टी ना दें। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनको 10 छुट्टी भी नहीं मिलती साल की। तो आई थिंक यहाँ पे तो मैं अगर आपको जर्मनी का बताऊंगी तो लाइक इट विल, आई थिंक इट, अगर आपको नहीं पता होगा तो इट विल ब्लो योर माइंड। क्योंकि एक तो जर्मनी में जैसे मैंने आपको बताया
यहाँ पे जैसे ना लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली मतलब सारे लॉज हैं यहाँ पे, फायर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लाइक दे हैव टू गिव यू मल्टीपल दिस थिंग वार्निंग्स पहले, एंड देन फिर उसके पे ना बहुत ऐसे मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी इतना यहाँ पे है नहीं फायरिंग का कल्चर। बेसिकली आपने अगर कुछ वॉयलेट ही कर दिया, कुछ लॉ ब्रेक कर दिया तो ही आती है आपकी जॉब पे बात, अदरवाइज यू कैन लाइक एक कंपनी ज्वाइन करके लोग यहाँ पे उस कंपनी से पूरा रिटायर हो जाते हैं, वैसे वाला कल्चर है। और वर्क लाइफ बैलेंस भी जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे 9 to 5 की अगर जॉब है तो अगेन आप यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क उतने ही घंटे, आपको 26 से 30 पेड लीव्स मिलती हैं, उसके ऊपर आपके पब्लिक हॉलीडेज ऑन टॉप रहते हैं, और आपको अनलिमिटेड सिक लीव मिलती है, जिसमें क्या रहता है ना कि 6 months तक बेसिकली आप अपने सिक लीव्स अवेल कर सकते हो। अगर आप 2-3 दिन के लिए सिक अगर ऑफिस में, जैसे मान लो आपका सर दुख रहा है, आपको जुकाम है, आपकी नाक बह रही है, सो फॉर 2 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड आप बोल सकते हो कि आई एम सिक एंड आई वोंट बी वर्किंग। फिर 2 to 3 days के बाद में कंपनीज में पॉलिसी होती है कि अगर लगातार एक साथ जैसे मान लो 5 दिन के लिए नहीं है तो दे आस्क फॉर अ डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी तो उसमें 6 months तक जैसे आप ले सकते हो, जिसमें कि कुछ टाइम के लिए आपकी कंपनी आपका पे करती है, फिर आपका इंश्योरेंस पे करती है। सो ऑल दीज बेनिफिट्स आर आई थिंक वेरी गुड इन जर्मनी। तो आई थिंक यहाँ पे वही ना वर्क लाइफ बैलेंस में जर्मनी विंस। Absolutely. And फिर एक उसके बाद क्वेश्चन, में जैसे हाँ, तो फॉलोइंग अप, तो आप ये बताना टोटल कितनी छुट्टियां मिलती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई एवरेज कंपनी यहाँ पे 15 days PTO देती है और यहाँ पे 7-8 दिन फेस्टिवल्स के होते हैं, तो 23 वर्किंग डेज ऑफ हो गए टोटल कर लिया यूएस का। तो आप ऐड करके बताना फेस्टिवल्स, पब्लिक हॉलीडेज प्लस वो जो 26 डेज आपने बताया जो ऑफिस से ऑफ मिलते हैं, हाँ, कितना होता होगा पूरे साल का। हाँ, सो बेसिकली जैसे 26 to 30 तो पब्लिक हॉलीडेज़ यहाँ पे मिलती हैं, उस जो वेकेशन डेज़ हैं, उसके अलावा फिर जैसे सैटरडे संडेज़ हैं वो तो सेपरेट ही हैं, और उसके अलावा जो जैसे फेस्टिवल्स और वो सब हॉलीडे आप बोल रहे हो ना, ईस्टर और जो बॉक्सिंग डे, लेबर डे और क्रिसमस के टाइम पे, वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, जैसे हर स्टेट में वैरी करता है, बट 10 to 15 वो हो जाती हैं। और उसके अलावा जो सिक डेज आपके हैं वो आप पे हैं, बट ऑन एन एवरेज आई थिंक हर एम्प्लॉई, जितना मैंने देखा है यहाँ पे, सो इन जनरल लोग जैसे 10 से 12-15 भी, कई के लोग जैसे साल की सिक लीव भी ले ही लेते हैं। सो आप काउंट कर लो, आई थिंक 60 days तो हो ही रहा है मोटा मोटा, बहुत ज्यादा। इसका मतलब इंडिया नहीं हो रहा। 2-3 बार जा हाँ, सकते सो हो बेसिकली इजीली। जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे ना जाते ही हैं इंडिया, ईयरली ट्रिप करते हैं, तो उसमें जैसे 4 weeks इंडिया चले गए, कई बार हम 5-6 weeks भी रख लेते हैं, जिसमें हमने 1-2 week का होम ऑफिस ले लिया, और फिर यहाँ पे 2 आप जैसे लॉन्ग वेकेशंस ले पाते हो, और फिर मल्टीपल जैसे ना अगर आप पहले से प्लान कर लो, जर्मन्स बिलीव इन प्लानिंग। तो जर्मन जैसे मेरे ऑफिस में भी मेरे खुद के साथ में, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे ही नया साल शुरू होता था ना, तो हम लोग को बोल दिया जाता था कि वो जो वेकेशन कैलेंडर है वो ओपन हो चुका है और प्लीज़ बुक योर वेकेशंस। मतलब अप्रैल मई तक तो वो पूरी वेकेशन बुक करवाते थे साल की, और मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे कल क्या करना है, मुझे नहीं पता मैं दिसंबर में नवंबर में क्या करना है, कैसे कर दूं। बट यूजुअली सब लोग अपनी वेकेशंस वैसे ही बुक कर लेते थे, एंड देन फिर उसमें आप देख सकते हो मतलब कि एक टीम में ना 5 के 5 लोग एक साथ छुट्टी पे नहीं चले गए, बट यूजुअली इन दैट वे यू कैन प्लान कि जो आपके जो लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, ईस्टर वाला, क्रिसमस वाला, उन सब पे आप जैसे अपना वेकेशंस प्लान करके इजीली यहाँ पे लोग जैसे 1 से 2 लॉन्ग ट्रिप्स जो 7 to 8 days के होते हैं वो ले पाते हैं, फिर 2 to 3 days के जो छोटे मोटे ट्रिप्स होते हैं वो ले पाते हैं, इंडिया ट्रिप आप कर पाते हो। सो ये वाली चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाया था, मैंने आपको लास्ट उसमें पूछा था कि अगर हॉस्पिटल का बिल अगर आ जाता है यूएस में, तो वो लोगों को मतलब है ना काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो हाउ डज दैट वर्क, लाइक इंश्योरेंस का वहाँ पे कैसे रहता है, कितना आपको देना पड़ता है प्रीमियम, और कितना कोपे रहता है, कितनी कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको पहले बताता हूँ कि एज एन एम्प्लॉय तो सब क्लियर है, मतलब मेरी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर लिखा हुआ है कि $2,500 डिडक्टेबल है, उसके बाद सारे अमाउंट इंश्योरेंस पैकेज होता है। तो मेरी जिनकी इंश्योरेंस अच्छी होती है, द बेस्ट इंश्योरेंस, कभी कुछ होता है, खुदा ना करे कुछ हो, पर अगर होता है तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना है, उसके बाद सारा कवर कर लेगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है यूएस में, अगर आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके पेरेंट्स को कोई अच्छी इंश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं होता, बहुत मुश्किल से मिलती है और महंगी मिलती है, और वो रिटर्न भी बहुत मुश्किल से आता है। मैं बताता हूँ कि जैसे कि अगर किसी के साथ ब्रेन या हार्ट इश्यू कभी कभी हो ना, पर अगर होता है तो बिल्स कैन बी इवन अप टू $100,000। तो वो कई केसेस में अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो तो सड़क पे आ जाएंगे। तो दैट इज द
बट हाउ अबाउट जैसे नॉर्मल जो आपके एक्सपेंसेस रहते हैं, मान लो आपको कुछ डॉक्टर के पास जाना है फॉर नॉर्मल कंसल्टेशन, वो सब आपका कवर्ड है? मान लो आपको फीवर हो गया, या फिर जैसे अभी कोविड हो रहा था लोगों को, या फिर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट होना है, और आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा बट जैसे बेबी डिलीवरी का मैंने सुना है वहाँ पे काफ़ी कॉस्ट रहती है, तो लोग एकदम जैसे मान लो डिलीवरी होने वाली है उसके 1 घंटा पहले जाते हैं और डिलीवरी करवा के 1 घंटे बाद में घर आ जाते हैं। हाउ डज लाइक ऑल दीज थिंग्स तो वर्क फॉर अ नॉर्मल एम्प्लॉय? लेट्स टॉक, जैसे मान लो हम यूजुअली इंडिया से जो लोग आएगा वो कंपनी में ही जॉब करते होंगे, तो उनके लिए जैसे आप बता दो। श्योर, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर नॉर्मल एम्प्लॉई मैं बताता हूँ कि अभी मैं अभी मेरी गर्लफ्रेंड शी वेंट टू डर्मेटोलॉजिस्ट एंड उनका $50 लगा था सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, एक प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। मैं एक नॉर्मल चेकअप के लिए जाता हूँ एक अच्छे डॉक्टर के पास, $300 लग जाता है। वो फ्लू शॉट से वो डाल देते हैं, मुझे लगा फ्री होगा तो डाल दिया और $300 घर में बिल भेज दिया। तो अगर आप एक बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हो जिसके पास अपॉइंटमेंट्स 2-3 दिन में अवेलेबल है, वो उतना ही पैसा चार्ज करता है। पर अगर आप सर्च करके चेक करके जाते हो कि ये डॉक्टर के पास इंश्योरेंस के बाद इतना पैसा लगेगा, तो $50-100 में भी काम हो सकता है। पर क्योंकि यूएस में है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट जल्दी चाहिए, आपको मिल सकती है, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है। तो हाँ, मतलब क्योंकि और यहाँ पे जैसे क्या है, एवरेज अपॉइंटमेंट्स कितने टाइम में मिलते हैं? मान लो कोई स्पेशलिस्ट का लेना हो तो कितने टाइम में है, और जनरल फिजिशियन का कितने टाइम में रहता है? मेरे हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से सेम डे भी मिल जाता है कुछ केसेस में। वर्चुअल अपॉइंटमेंट, कुछ इमरजेंसी होगी, वर्चुअल अपॉइंटमेंट सेम डे मिल जाएगा। अर्जेंट केयर है वो 24/7 ओपन होता है, हमारे घर के पास ही है, कई जगहों पे होता है अर्जेंट केयर। और अगर आपको स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलिस्ट, वेट टाइम कुड बी 1 वीक 2 वीक्स, और डिपेंड करते हैं किस स्पेशलिस्ट के पास जाओ। अगर एक स्पेशलिस्ट है जिसका नाम बहुत बड़ा है, मतलब वो 10 साल से काम कर रहा है, उसका नाम बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली वेट टाइम होगा। पर अगर एक डिसेंट स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो 1 हफ्ते मिल जाती है अपॉइंटमेंट। मैं डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते पहले लेता हूँ, मिल जाती है। ओके, सो बेसिकली वही है कि वहाँ पे पैसे लग रहे हैं बट एटलीस्ट थोड़ा सा ईज मिला हुआ है कि आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह जल्दी मिल जाती है। क्योंकि जर्मनी में, जैसे जर्मनी में भी ऐसा बुरा हाल नहीं है, मैं बताऊंगी तो मैंने आपको बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे कवर्ड होती है, जिसका 7-8% मतलब आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, फिर ऑन टॉप एम्प्लॉयर देता है। और मोस्टली यहाँ पे सब पब्लिक के साथ में इंश्योर्ड है, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। मान लो इफ ओनली हस्बैंड इज वर्किंग तो वाइफ एंड बच्चे सब उसके साथ में टैग हो जाएंगे, तो किसी को ऐसे इंडिविजुअल नहीं लेनी पड़ेगी, एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर एवरीवन। अब प्राइवेट में क्या रहता है ना, पर पर्सन प्रीमियम कम रहता है। जैसे मान लो पब्लिक में मान लो 100 या 300-400 जो भी आपका डिडक्शन हो रहा है, प्राइवेट में वो कम रहेगा। बट देन जो हस्बैंड वाइफ 2 किड्स 3 किड्स 1 किड, सबको अपना अपना इंडिविजुअल लेना पड़ेगा, एंड वो विथ एज उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है। तो वो शुरू में कम लगती है बट लॉन्ग टर्म में जाके फिर उसके लिए यू एंड अप पेइंग मोर। बट उस पर एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि अपॉइंटमेंट्स थोड़े जल्दी मिलते हैं। फिर कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वालों को देखते हैं। लाइक रिसेंटली अभी मुझे अपनी डॉटर के लिए अपॉइंटमेंट्स चाहिए थे, सो आई कॉल्ड फ्यू क्लिनिक्स, उन्होंने बोला हम सिर्फ प्राइवेट इंश्योरेंस वालों को लेते हैं। फिर बहुत सारे जैसे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो आपको जैसे जनरल फिजिशियन या फिर जो छोटे वाले डॉक्टर्स आके देखते हैं, उसकी जगह आप प्राइवेटली इंश्योर्ड हो तो शेफ़, जैसे यहाँ पे बोलते हैं शेफ़ डॉक्टर या फिर जो टॉप हेड डॉक्टर है, वो आके आपको देखेंगे, तो वो सब एडवांटेजेस मिल जाते हैं। बट इन जनरल जैसे अगर मुझे मान लो आज किसी जनरल फिजिशियन के पास में जाना है तो आई विल पे 0, मुझे अगर फ्लू हो गया। और अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे ऑफकोर्स जैसे नहीं मिलते हैं, 1 हफ्ते बाद का भी मिलेगा, 2 हफ्ते बाद का भी मिलेगा। बट द गुड पार्ट इज एज पर आर एक्सपीरियंस, मान लो ऐसे नाक बह रही है, सर दुख रहा है, बहुत बुरे हाल है, सो आप जा सकते हो, यू कैन वॉक इन एंड देन यू कैन रिक्वेस्ट कि कुछ भी एक थोड़ा सा जो स्लॉट अगर खाली है तो उसमें प्लीज़ वो मुझे देख लो। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो आपको कई बार वेट करवाते हैं घंटा भर 2 घंटा, बट देन वो आपको देख लेते हैं, वैसा वाला रहता है। अब इंडिया में भी हम जाते हैं कई बार हॉस्पिटल में वेट ही करना पड़ जाता है 1-1 2-2 घंटे वैसा। और यहाँ पे अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर जैसे हेल्थ इशू, अगर आपको नहीं है ना कोई भी प्रॉब्लम तो आपको अपॉइंटमेंट्स 5-5 6-6 महीने बाद के देते हैं। बस यही एक मुझे थोड़ी सी ख़राब चीज़ लगती है, कई बार 1 साल बाद का अपॉइंटमेंट देते हैं। बट अगेन हाँ, अभी मुझे कुछ अपॉइंटमेंट्स लेने थे, जैसे अभी मेरे हस्बैंड को भी कुछ बैक इशू चल रहा है, फिर हमारी अभी बेटी है छोटी है, तो इन बच्चों में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो आई कॉल्ड फ्यू स्पेशलिस्ट और उनका 1 साल बाद का अपॉइंटमेंट है, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे वैसे भी बुरे हाल है, बट इफ़ इट कम्स टू योर लाइक जैसे लाइफ थ्रेटनिंग या वैसा कुछ रहता है ना कि कुछ है ऐसा कि उनको जल्दी देना पड़ेगा, तो वो अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं। बट ऑन एन एवरेज 1 से 2 महीना यहाँ पे है वेट टाइम, लेकिन वो ज़्यादा है। बट कॉस्ट इज 0। अच्छी
हाँ, Cost is zero. जैसे अभी मैंने बेबी डिलीवर किया तो आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 2 days एंड आई पेड 0 अमाउंट, जिसमें कि मुझे मैं गई एंड देन फिर एम्बुलेंस, अगर मैंने जैसे एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने एम्बुलेंस भी बुलाई है, उसके लिए भी इट डिपेंड्स ऑन द एम्बुलेंस का क्या रीज़न के लिए बुलाया। जैसे हमने 3 बार एम्बुलेंस बुलाई है, जिसमें से 1 टाइम वी हैड टू पे 10 euro ओनली, जस्ट 10 euro, एंड 2 times इट वॉज कम्प्लीटली फ्री। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कि आई हैव सम इशू बट वो एक्चुअली नहीं था, सो ऑन दैट डे दे चार्ज्ड मी। बट 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे एक्चुअल इशू था एंड दे टुक मी टू द हॉस्पिटल एंड उसका देयर वाज नो कॉस्ट फॉर द इंश्योरेंस। तो अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड को भी कुछ बैक इशू था एंड वो ही वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 6 days एंड ही पेड 0 फॉर दो 6 days ऑल्सो। और यहाँ पे इनफैक्ट कुछ जैसे मेडिसिन वगैरह होती है ना, तो वो भी डिपेंडिंग ऑन द जैसे कौन सी मेडिसिन आपको, जैसे ना यहाँ पे जैसे रेड पेपर में देते हैं, ग्रीन पेपर में देते हैं, बट मोस्टली कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका आपको 0 पे करना पड़ता है। जैसे मैंने प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन लिए जिनका मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ा। बेबी के लिए कुछ भी आप ले रहे हो मेडिसिन, उसका कुछ चार्जेस यहाँ पे नहीं है। कुछ का ऐसा रहता है कि आपको जो मेडिसिन की कॉस्ट है उसका 5 या 10% देना पड़ता है। सो दिस इज़ द गुड थिंग यहाँ पे कि आप ना स्ट्रेस फ्री रह सकते हो कि कल को अगर मुझे कुछ भी हो गया, मेरा कितना भी महंगा इलाज हो, कितना भी लंबा चले, मेरे को पैसे की चिंता नहीं करनी है। भले ही अपॉइंटमेंट थोड़ा जैसे ना लेट मिलेगा, बट उसमें भी अगर मैंने सुना है कि बहुत अगर बुरे हाल रहते हैं, सो दे ट्राई एंड गिव यू अपॉइंटमेंट अर्ली। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट जर्मनी। डू यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड के लिए कभी एम्बुलेंस तो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। एम्बुलेंस बुलाई तो सीधा $1000 बिल, $500 इंश्योरेंस से दिया था, $500 देना पड़ा था। और इनफैक्ट कि इसी कारण कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं एम्बुलेंस बुलाने से पहले। आप अगर जर्मनी में एक स्टूडेंट जाता है, उसे ये सोचना नहीं है कि हेल्थ का इशू आता है, कोई डर नहीं है डॉक्टर के पास जाने का कि बिल बड़ा आएगा छोटा आएगा। यूएस में एक लेयर आ जाती है सोचने की, यार हाय रब्बा मेरा बिल कितना आएगा। तो वो एक हिंड्रेंस है, वो है तो है। और आपको बताता हूँ, पर अच्छी बात भी होती है प्राइवेटाइजेशन से और बुरी भी होती है। पर जर्मनी में मैं, अब जैसा आपने बोला, इट्स अ मिक्स, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। जैसे कनाडा में मेजॉरिटी पब्लिक है तो वो ब्रेक कर रहा है, वो सिस्टम उनका टूट रहा है क्योंकि सिर्फ वो पब्लिक पे उन्होंने ध्यान दिया, प्राइवेट पे ध्यान। सेम इन द यूके आल्सो, द एनएचएस एंड ऑल के आई थिंक काफ़ी, हाँ, जैसे एटलीस्ट वीडियोस में और ऐसे देखने को मिलता है कि काफ़ी हाँ बुरे हाल है, कोलैप्स हो रहा है मेडिकल सिस्टम। जर्मनी में इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। और हरनूर अभी रिसेंटली जैसे ना मैंने यूएस की बहुत न्यूज़ में भी आती रहती है कि किसी को, जैसे एक स्टूडेंट थी, उनको पुलिस ने ही वेंट विद द कार ऑन हर, और गन्स वगैरह भी काफ़ी चलती रहती हैं। सो ये भी एक बहुत, जैसे ना मुझे तो बहुत डर लगता है, जैसे अभी मेरी बेटी भी है, सो मुझे बहुत डर लगता है कि क्या यूएस में जाके अगर कभी रहना पड़े तो क्या सेफ़ है। और इंडिया में भी ऑफ कोर्स सेफ्टी कंसर्न्स आते हैं हमारे दिमाग में, इतना ऐसे न्यूज़ में कभी कहाँ कुछ हो रहा है, कभी कहाँ कुछ हो रहा है, बट जर्मनी कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ़ है। बट यूएस में मतलब क्या रियलिटी है, वही इज़ इट लाइक वैसा कि बस न्यूज़ में ऐसे दिखा देते हैं बढ़ा चढ़ा के कि वैसा है, मतलब डे टू डे वहाँ पे गन कल्चर और वो सब? देखो यूएस में आई थिंक 2 तरह के लोग हैं। मतलब जो रिच हैं वो तो सेफ है मेरे ख्याल से, उनके पास सिक्योरिटी वगैरह। जो एक्सट्रीम रिच है उनके लिए यूएस बहुत अमेजिंग माना जाता है, पर एवरेज के लिए वही सेफ रह पाते हैं जो सेफ रहने की कोशिश करते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले ये न्यूज़ आई थी कि सबवे में एक होमलेस बंदे ने न्यूयॉर्क सिटी में सबवे के सामने किसी को फेंक दिया। तो वो मेंटली सिक होते हैं, तो दे डू दैट। हाँ, और मैंने सुना है न्यूयॉर्क कि सिटी में लोग था एक जैसे, दिन। आई थिंक आप ही बता रहे थे अपने वीडियो में कि कोई और का वीडियो मैंने देखा था, लोग जैसे जो सबवे की जो लाइन है उससे दूर खड़े होते हैं, हाँ ये तो है, ये होना है ना? पड़ता है, बहुत क्योंकि न्यूज़ सबको आती है। लगता है कि कोई भी आके धक्का मार सकता है वहाँ पे। दैट इज ट्रू, ये करना पड़ता है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, जो सेफ रहते हैं, मेरी सिटी में भी होता है, जो लोग सेफ रहने की कोशिश करते हैं वही रह पाते हैं, नहीं तो नहीं। और इनफैक्ट मैं बताता हूँ, सबवे में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जब न्यूयॉर्क सबवे में था, एक बंदा मुझ पर थूकने लगा था। मतलब ऐसे आया, ऐसे मेरे, ऐसे खड़ा हूँ फोन पे, मेरे पास ऐसे मतलब मुझे लगा पता नहीं क्या रहा है ये, तो मैं फटाफट भाग गया। ऐसे डरावने इंसिडेंट्स होते हैं, पर ओनली दोज हु ट्राई टू बी सेफ आर एबल टू। आपको पता है कि जैसे कि सबवे में और ट्रेन्स में हर जगह पे जहाँ पे सेफ फील नहीं होता लोगों को, लड़कियाँ स्पेशली एक अनदर लेयर पहनती हैं ऊपर, ताकि उन्हें सेफ फील हो सबवे में, पार्टी टाइम या फिर रात को कभी भी। मतलब
सो लाइक जो सेफ रहने की कोशिश करते हैं वो सेफ रहते हैं, जो नहीं रह पाते, जो अवेयर नहीं है, उनके लिए इतना सेफ नहीं है. मतलब एक ऐप है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक ऐप है सिटीजन. उस पर जितने भी क्राइम है और नोटिफिकेशन आती रहती है. तो मतलब मेरे 1 माइल दूर एक बार मेरे घर के पास शूटिंग हुई थी हॉस्पिटल के अंदर. तो नोटिफिकेशन आ गई, मैं घर से बाहर नहीं गया. मैं ऑफिस में था, ऑफिस में नोटिफाई किया कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा कि आसपास शूटिंग हुई है. हेलीकॉप्टर्स 2 घूम रहे थे. तो होता रहता है. मैं जहाँ पे काम करता हूँ मेरी खिड़की के साथ बुलेट का निशान है. तो हाँ, तो बट आई थिंक जर्मनी इज कंपैरेटिवली सेफ, क्योंकि यहाँ पे एक तो वही है ना, गन्स वगैरह लेना अलाउड नहीं है. एंड जैसे यहाँ पे इन जनरल वैसा ही है. जैसे कुछ सालों पहले तक मैंने सुना है लोगों के घर के यहाँ पे लॉक्स भी नहीं होते थे, इतना मतलब ट्रस्ट पे चलता था. एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आई कैन से कि इट्स वेरी सेफ. जैसे इतना ऐसे सुनने में नहीं आ रहा है कि कहीं के पे गन्स चल गए या फिर वैसा कुछ. बट ऐसे इन जनरल हाउ इज़ द इंटीग्रेशन देयर, मतलब कितना जैसे एक्सेप्टेबल जो है ना नेचर लोगों का, वो कितना है फॉरेनर्स को लेके, इंडियंस को लेके. एंड हाउ डू यू फील, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी भी आई थिंक काफ़ी बड़ी है यूएस में. सो हाउ इज़ द सोशल इंटीग्रेशन देयर? मुझे तो काफ़ी सेफ लगता है. मुझे कभी ऐसा रेसिस्ट टाइप ज़्यादा फील नहीं हुआ, अनलेस लाइक कि जब मैं एक बार ऊबर टैक्सी में था, मैंने वो शेयर किया था वीडियो में. पर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक मैं इंडियन हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, मैं इंडियन हूँ तो मुझे यहाँ जाने नहीं दिया जाएगा मेरी रेस कारण, या कभी ऐसा फील नहीं हुआ. इनफैक्ट अगर कभी मैं यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, अगर मैं कभी लैंग्वेज अच्छे से बोलूँ ना तो भी लोग एक्सेप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश ग्रामर में मिस्टेक करता हूँ. इंडिया में क्या होता था कि मतलब कोई रैंडम बंदा भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करके चले जाएगा. हाँ, ये तो मुझे लगता है फेवरेट है इंडियंस का. इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, ये सब ठीक कर दो. हाँ, यहाँ पे कोई नहीं करता. मैं कभी बोलूँगा इट्स अ 5 minutes वॉक. मैंने एक बंदा कभी मुझे ये नहीं कहता कि वेट इट्स अ 5 minute वॉक, नॉट 5 minutes वॉक, क्योंकि अब लगाया हुआ ना. ये छोटे मोटे ग्रामर रूल है. इंडिया में तो कोई सड़क पे क्योंकि कर देगा. यहाँ के लोग इसको जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं. और इंडिया में भी दे जस्ट कम एंड करेक्ट योर इंग्लिश. बट अगर आपकी हिंदी खराब है, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी खराब है, तो कोई नहीं आके करता. सो इट जस्ट अ थिंग इन इंडिया कि इंग्लिश उनको सबको करेक्ट करनी है. सेम इन जर्मनी, जैसे यहाँ पे भी एक लैंग्वेज की वजह से ऑफ कोर्स बैरियर रहता है कि आप इंटीग्रेट होने में थोड़ा सा एक लगता है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो. बट अगेन जो लोग हैं ना वो बहुत एक्सेप्टेबल हैं फॉरेनर्स को लेके. रेसिज्म इतना जैसे मैंने भी नहीं फेस किया है. इनफैक्ट जैसे मैंने देखा है कि मेरी अगर जर्मन अच्छी नहीं है तो वो सामने से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ऐसे जो हार्ड वाले वर्ड्स हैं वो नहीं बोलें. एंड ऑल्सो दैट इज़ देयर. और बस यहाँ पे यही है कि जैसे जो इंडियन कम्युनिटी है वो इतनी बड़ी नहीं है कंपैरेटिवली जो यूएस में जैसे है. बट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है. पिछले जैसे कुछ सालों में बहुत इंडियंस जर्मनी भी आ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है. अपॉर्चुनिटीज़ जर्मनी भी बहुत दे रहा है इंडियंस को भी. सो आई थिंक कुछ सालों में मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले सालों में जर्मनी भी बन जाएगा इंडिया के जैसे ही. और अगर बात करें हम जैसे इंटीग्रेशन की बात करें, सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एन इंडियन टू फील सेटल्ड देयर, क्योंकि सिटीजनशिप तो वहाँ मिलती नहीं है, पीआर का कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं. सो हाउ डज दैट प्ले इन योर माइंड कि कभी भी वापस भेज देंगे. और मतलब अगर किसी को मान लो लेनी है सिटीजनशिप तो ऑन एन एवरेज जिनको भी मिलती है लॉटरी बेसिस पे या जो भी प्रोसेस रहता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको मिल पाती है यूएस की सिटीजनशिप या पीआर वगैरह कुछ अगर है वहाँ पे. तो देखो जो स्मार्टेस्ट है जिनके पास पीएचडी वगैरह है उनको तो मिल जाती है कुछ सालों में. बट एक एवरेज इंजीनियर, एवरेज आईटी पर्सन, एवरेज टेक पर्सन को 100 ईयर्स, अभी जो एक EB2 लाइन है उसमें 100 ईयर्स से भी ज़्यादा का वेट टाइम है, और एक EB2 है उसके लिए शायद 30-40 ईयर्स में आपका टाइम आ जाए. तो इट्स वेरी रेयर कि ईजिली आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी. आपको यू हैव टू either go to the extraordinary categories, that is O1 visa, जैसे प्रियंका चोपड़ा को मिला था O1 visa, unless you have to be in the line for 30-40 years. आई थिंक जर्मनी में अगेन जर्मनी विन्स हेयर, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करी है यहाँ पे और फिर आपके पास में ब्लू कार्ड है तो यू हैव द ऑप्शन टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी इन जस्ट 21 months. और अभी नया लॉ आने वाला है जर्मनी में जहाँ पे जर्मनी विल गिव यू सिटीजनशिप इन जस्ट 3 to 5 years. सो 5 years में आपको जर्मनी का पासपोर्ट मिल जाएगा विच विल इवेंचुअली अलाउ यू टू गो एंड वर्क इन द यूएस ऑल्सो. सो आई थिंक लोग या तो फिर पहले जर्मनी आ जाओ, यहाँ काम करो, पासपोर्ट लो और फिर यूएस में जाके पैसे कमा लो. बट हरनूर अभी रिसेंटली मैंने एक रील भी देखी थी और दिस थिंग इज ट्रेंडिंग कि अभी द अमेरिकन ड्रीम इज़ लाइक फेडिंग अवे, इट्स डेड.
पीपल आर नाउ ड्रीमिंग फॉर यूरोपियन ड्रीम, जैसे जो वर्क लाइफ बैलेंस है और बाइसिकल चला के अपने जैसे ऑफिस जाना, कैनाल्स के यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीना और किड्स के साथ में सेफली पार्क जाके खेलना. सो लाइक डू यू थिंक अबाउट दैट कि आप जैसे मैं अपना बता सकती हूँ, मतलब कि जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि यूएस जाके क्या बहुत सारे पैसे कमा के आए, बट देन फिर ऑलवेज जो यूरोपियन जो लाइफस्टाइल है ना, इट टेक्स ओवर. तो आप क्या यूएस में बैठ के अभी कभी सोचते हो कि अच्छा पैसे वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अभी यूरोप में जाके और थोड़ा सा चिल, एक रिलैक्स्ड लेड बैक लाइफ जी जाए? That's a very good question. I'm really excited to share. I think American dream is not over, but America has to become competitive like Germany to match it. क्योंकि अभी क्या है, there's a rise of remote jobs. There's a rise of digital nomads. आपको पता है कि majority of digital nomads को जिनको मैं मिलता हूँ, who are in let's say New York, Mexico, पोर्टोरिको, अलग अलग कंट्रीज में घूमते रहते हैं, रिमोट काम करते हैं, आराम से किसी कंपनी के लिए काम करें. फॉर एग्जांपल आई मेट अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर अ कंपनी इन लग्जमबर्ग और रिमोट आराम से कर रहा है. पर इस केस में वो टैक्सेस लग्जमबर्ग के दे रहे हैं, तो वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है, यूएस के कम है. तो अगर कहीं पे किसी को रिमोट अपॉर्चुनिटी मिलती है, that is become a bigger dream as compared to country specific. क्योंकि I still think American dream is still there because वहाँ पे taxes कम है, money going to your pocket is the highest. Yeah. तो इस कारण American dream is still there. पर US में अगर किसी को रिमोट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अगर वो यूरोप में मिल रही है, तो इट बिकम्स यूरोपियन ड्रीम बिकॉज पीपल आर लिविंग अप टू द हाइप ऑफ रिमोट जॉब्स कि कहीं पे भी ट्रैवल करो, घूमो, काम करो, लाइक दैट हैज बिकम अ बिग हाइप. सो हरनूर, आई थिंक काफ़ी सारे टॉपिक्स मुझे लग रहा है एज अ स्टूडेंट से आने तक, बंदे का जब शादी वादी हो गई और लाइफ वहाँ पे सेटल हो गई, पासपोर्ट पता नहीं मिले ना मिले, यूएस में जर्मनी में मिल गया, एंड आई थिंक ऑल एस्पेक्ट्स हमने कवर करने की कोशिश कर ली है. सो थैंक यू सो मच. आपने ना सारे पॉइंट जैसे काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किए. और अगर बात करें कि विच कंट्री विन्स ओवर द अदर, सो अगेन इट डिपेंड्स लाइक किसकी क्या प्रायोरिटी है. दोनों कंट्रीज़ के ही मुझे आपसे बात करके समझ आया कि कुछ डाउन साइड्स हैं और कुछ जैसे पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे आपने बताया सैलरी वाला, और जो एक हेल्थ इंश्योरेंस में जो एक ऑप्शन मिलता है आपको एटलीस्ट कि पैसे दे के भी आप जल्दी जा सकते हो डॉक्टर के पास में, क्योंकि वो कभी कभी यहाँ पे लगता है हमें फ्रस्ट्रेटिंग कि यार अपना इंडिया ही अच्छा था, जाओ अपने डॉक्टर के पास में और दिखा लो, भले ही जितनी बार भी जाओ उतनी बार पैसे लगते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स. और फिर जैसे जो इंटीग्रेशन है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, वो आई थिंक यूएस में बहुत अच्छी हैं. और ऑन द अदर हैंड जैसे जर्मनी में जो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, सिक्योरिटी जो मिलती है, एंड जो चाइल्ड केयर बेनिफिट्स या फिर जो अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे विच मेक्स योर लाइफ ईजी एंड स्ट्रेस फ्री, वो सब मिलते हैं. उन सब चीज़ों में आई थिंक जर्मनी विंस ओवर यूएसए, और स्पेशली पासपोर्ट और जो सिटीजनशिप वाला अगर किसी को मैटर करता है, सो इन दैट थिंग दैट ऑल्सो इज़ देयर. सो लाइक दोनों कंट्रीज़ के ही अपने अपने बेनिफिट्स और डाउन साइड्स हैं. everyone can decide depending on their priority and what stage they are there in their life. है ना, अगर यूएस में अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आई एम श्योर वहाँ पे जाके भी फ्री में पढ़ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनसाइट्स. आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सबके लिए, एंड इट वॉज वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. सो हरनूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल. मैंने जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज़, एंड यू आर, आई मीन इट, यू आर truly inspiring, like the type of videos that you create, the type of content that you do, and the type of जैसे आप मतलब आप अपनी life जो मुझे देखने को मिलती है, it's really inspiring. So it's my pleasure to make this video with you. जब से चैनल स्टार्ट किया था मैंने सोच के रखा था कि मैं यूएसए वर्सेस जर्मनी जिस दिन बनाऊंगी, मैंने अभी तक बनाया नहीं. मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में कनाडा वर्सेस जर्मनी बनाया था आई थिंक 2 साल पहले, और मेरे दिमाग में यही था कि यूएसए वर्सेस जर्मनी की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, बट मैं बनाऊंगी तो हरनूर के साथ ही बनाऊंगी. सो आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हरनूर के चैनल की तरह से लो. बहुत अमेजिंग वीडियोज़ हैं वहाँ पे, आपको बहुत मज़े आने वाले हैं. जाके आप यूएस के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हो. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय एंड टेक केयर.